नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। बीते दिनों इटावा का एक गांव दादरपुर गांव लगातार चर्चा में वो गांव बना हुआ है। बीते दिनों में जो घटना हुई थी आपको पता होगा, कथावाचकों के साथ उनकी जाति पूछकर बदसलूकी की गई और उसके बाद से लेकर अब तक तनाव लगातार जारी है और आज की तारीख में हालात और भी बिगड़ते हुए नजर आए। हालात ये कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, लेकिन सवाल ये है कि इन सब के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन, जवाबदेही किसकी। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जाति का ये जहर आखिरकार इस समाज में घोला किसने। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कांग्रेस से प्रबल प्रताप जी। प्रबल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्चर पे। प्रबल जी, तस्वीरें हमने देखी, हवाई फायरिंग हो रही है, हालात बहुत अजीब से दिख रहे हैं। कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी हुई, सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करते हैं। आखिरकार ये कौन से समाज के ठेकेदार हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भगवान का गुणगान करना है तो उसके लिए आपका एक खास वंश में जन्म लेना जरूरी है? देखिए, मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। कई बार आपके चैनल पे मैं कह चुका हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ और आपकी दर्शकों के लिए भी हो जाएगा। आरएसएस के एक प्रमुख हुआ करते थे, द्वितीय प्रमुख, जिनका नाम था गुरु गोवर्धन जी। उन्होंने किताब लिखी थी द बंच ऑफ थॉट्स। उसमें उन्होंने लिखा था, स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। ये इनकी वैचारिकी है और ये वैचारिकी आज से नहीं है, ये वैचारिकी इनकी बहुत समय से है और ये पुरातन पंथी वैचारिकी इनकी। ये समाज के निचले तबके के, दलित तबके के, पिछड़े तबके के लोगों को निकृष्ट समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। कहीं लिखा है क्या कि कोई कथा वाचन या कोई दूसरी बिरादरी का आदमी नहीं कर सकता? ये सोच एक मनुवादी सोच है, एक वर्चस्ववादी सोच है, एक मानवतावादी सोच तो नहीं हो सकती, मानवता विरोधी सोच है। और जिस तरीके से उन लोगों को अपमानित किया गया, उनको मूत्र से उनका स्नान कराया गया, थूक चटवाई गई, चोटियां काटी गई, बाल मुंडन कराया गया, ये आरएसएस की विचारधारा है। और ये आरएसएस की विचारधारा से के प्रेरित लोग कर रहे हैं और लगातार पिछले 11 वर्षों में देश में आप देख रहे हैं कि लगातार पिछड़े और दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ठीक बात। तो ये वही, उसी के कारण ये परिणाम आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रबल जी एक बात जहां पे हमने शुरुआत करी थी वो सोचने वाली है और मेरा सीधा सा सवाल है। आपने ये तो कह दिया कि आरएसएस की वैचारिकी है, आपने ये भी बता दिया कि भाई फलाने ने वो कहा था और ढिमकाने ने वो कहा था, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन आज की तारीख में जब देश संविधान से चल रहा है, आज की तारीख में जब हम ये कहते हैं कि भाई समानता का अधिकार सबके पास है, आज की तारीख में जब हम ये कहते हैं कि भाई देखिए आज हम एक ऐसे समाज के रूप में धीरे धीरे विकासशील से विकसित होते जा रहे हैं जहां पर सबको उसके अधिकार मिले हुए हैं, तो उस स्थिति में इस तरीके की तस्वीर, और याद कीजिए अगर चुनाव के टाइम को, हालिया दिनों के, तो फिर उस समय पर गुजता हुआ एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, फिर कोई कहता है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो एक हैं तो सेफ हैं, है ना? तो ये विरोधाभास नहीं है क्या जो स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं? बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये चुनाव के टाइम पे रहता है, चुनाव बीता तो उसके बाद से फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस देश के पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई दुश्मन पूरे देश में अगर कोई है तो आरएसएस नाम की संस्था, वो आपके अधिकारों को छीनना चाहती है, यानी आरक्षण, आपको शैक्षणिक रूप से कमजोर करना चाहती है, आपको नौकरी से पीछे रखना चाहती है, आपको आर्थिक रूप से कमजोर रखना चाहती है। इसलिए वो जातिगत जनगणना भी नहीं कराना चाहती। जातिगत जनगणना भी कर रही है तो उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं।
ये पता ही नहीं है कि जातिगत जनगणना में सवाल क्या पूछे जाएंगे, किस तरह का मॉडल होगा, किस तरह की चीजें उसमें आएंगी। तो एक समय नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल कहते थे। ये सोच कहाँ से आ रही है? ये सोच आरएसएस से आ रही है। ये जो चोटी काटना, सरगंजा कर देना, मूत्र उनके ऊपर कर देना, और जब उसका कोई विरोध करने गए संगठन गया तो उस पर गोली चला देना, इसकी जगह पे अगर ये सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको नरेंद्र योगी आदित्यनाथ हेड करते हैं, अगर उसकी जगह पर जिन्होंने उन लोगों को अपमानित किया, जाति के नाम पर जाति पूछकर अपमानित किया, उनके ऊपर कार्रवाई होती तो ये लोग क्यों नहीं जाते? ये कार्रवाई तो हो रही है, पुलिस अधिकारियों को भी धमकाया है। नहीं, ठीक बात है, लेकिन पुलिस अधिकारी को धमकाया, योगी जी ने बड़ी बड़ी खबरें छपी है जी। जिन लोगों ने जाति के नाम पर उनको अपमानित किया, हाथरस में इसी तरह एक दलित लड़की थी, उसको भी मारा जी, बाकी अन्य जगहों पे भी मार रहे हैं। और ये यहीं से नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी दलित था, उसके ऊपर पेशाब किया गया भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता के द्वारा। ये क्या प्रदर्शित होता है? बाद में शिवराज सिंह चौहान ने उनको बुलाया, बुला करके उनके पैर धुले। पता नहीं, वो नहीं थे, दूसरे थे। पता चला वो दूसरे आदमी थे जिनका पैर धुला जी। तो सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि ये एक वर्चस्ववादी विचारधारा है जो ये मानती है कि ये देश का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला दूसरे दर्जे के नागरिक। ठीक बात है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। ठीक बात। और कांग्रेस पार्टी समावेशी विकास की बात करती है, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यही डिफरेंस है हमारे और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में। यही डिफरेंस है कि हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबको आगे लेकर जाना चाहते हैं। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ों का अपमान कर रही है। ठीक, लगातार अपमान। अभी आप देखिए राम भद्राचार्य ने किस तरीके से अपमानित भाषा बोली, क्या कार्रवाई है उनके ऊपर? कोई हुई कार्रवाई? आप बताइए। वो तो संत है, भारत नरेंद्र मोदी के मित्र है, कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर? जी। जिस तरीके से दलित समाज को गाली दिया, अपमानित किया, कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ये जो लोगों ने चुटिया काटी जिन्होंने, उन पर क्या कार्रवाई हुई? अगर इसकी जगह पर वाइसी वर्षा होता तो क्या होता? कार्रवाई हो गई होती अभी तक, वो सब जेल के अंदर होते। बुलडोजर भी चल सकता था भाई, बुलडोजर तो जहां मर्जी वहां चला रहे हैं लोग। आदिवासी गरीबों के घर पे अभी मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल रहा है, गरीब लड़की रो रही है, देखा ना भी आपने भी तमाम चैनलों पे आपके। लेकिन प्रबल जी, चूंकि आपने ये बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी अगर हम इस पे बात ना करें। आपने जातिगत जनगणना की बात की और उसके ठीक बाद आपने डिफरेंशिएट किया। आपने डिफरेंशिएट किया कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा क्या है। अब चूंकि जातिगत जनगणना की सबसे पहले मांग या सबसे प्रबलता के साथ और प्रमुखता के साथ मांग आपकी कांग्रेस ने उठाया, लीडर ऑफ अपोजिशन वर्तमान समय के राहुल गांधी ने उठाया। हम ये समझना चाह रहे हैं, आपकी भी सरकारें हैं 3 राज्यों में और कर्नाटका में तो बकायदा जातिगत जनगणना हुई भी थी। बाद में ये भी खबर आई कि उसमें कुछ चेंजेस भी वो अब कर रहे हैं, फिर से एक बार जातिगत जनगणना हो रही है। अगर आपकी सरकार होती आज केंद्र में तो आपकी जातिगत जनगणना और इस बार जो सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, इन दोनों में क्या अंतर होता? अभी जो हम लोग हैदराबाद में, यानी जो तेलंगाना में जो हमारी जो सरकार कर रही है जातिगत सर्वे जनगणना, उसमें देखिए सोशियो इकोनॉमिक, उसके बाद उनके इम्पैक्ट्स, लैंड्स, सारी चीजों में किस तरीके से कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितनी चीजें हैं, उसकी क्वेश्चनरी सैकड़ों क्वेश्चनर्स हैं, उससे डाटा निकलेगा। उस डाटा का प्रयोग किया जाएगा तो समाज में जो वर्ग विशेष पीछे छूट गया उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। डाटा क्यों इकट्ठा किया जाता है? डाटा इकट्ठा करने के बाद सरकारें उसके हिसाब से बजट एलोकेट करती हैं, प्लानिंग करती हैं, तब जाके कोई काम होता है। यहाँ कोई डाटा ही नहीं है सरकारों के पास, और सरकार चाहती भी नहीं है। वो चाहती है कि सारी जो चीजें हैं, जमीन हो, सारी चीजें फैसिलिटीज हो, सारा रिसोर्सेज हो, वो सब अडानी को दे दिया जाए, अंबानी को दे, विदेशी कंपनियों को दे दिया जाए। नरेंद्र मोदी इस समय विदेशी कंपनियों के और अडानी के एजेंट बन के बैठे हुए। ही इज नथिंग मोर देन अ लैंड एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट।
और गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित राशन दे तो रहे हैं, तो इसीलिए तो राशन दे रहे हैं ना, क्योंकि जमीन छीनी। उनको ऐसा बना दो, ऐसा कर दो कि उनको बस राशन दे दो, राशन पे ही जीवित रहे और जमीनें सब छीन जाए, वो बंधुआ मजदूर बन जाए उनकी जमीन। किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की पूरी साजिश चल रही है, भूमिहीनों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश चल रही है कि वह अडानी अंबानी की जमीनों पर भूमिहीन बनकर जाए। और एक I2E2 हुआ, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक पैक्ट किया है जिसमें $2 बिलियन USD खर्च करेगा। जमीन भारत की रहेगी और बोया हुआ जाएगा जो अमेरिका में खाया जाएगा और इजराइल की टेक्नोलॉजी लगेगी। जमीन किसी छीनी जाएगी? किसानों की। यह जो नेचुरल फार्मिंग के नाम पर, प्राकृतिक खेती के नाम पर कॉरिडोर बना, जहां कॉरिडोर का नाम आए समझ लीजिए वहां कारपेट का इंटरेस्ट है, वहां कारपेट आने वाला है। तो जमीनें, गंगा नदी 5 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया यानी 50 किलोमीटर के एरिया में गंगा नदी को पैचेज में अडानी, अंबानी और विदेशी कॉर्पोरेट्स को बेचने की साजिश चल रही है जी। आने वाले समय में, भविष्य में ये भी देख लीजिए कौन होने जा रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं समाज में लगातार जाति रूप से जाति विद्वेष की भावना बढ़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सर्वोच्च समझती है, अपने लोगों को सर्वोच्च समझती है और दूसरे लोगों को निकृष्ट समझती है, ये वैचारिकी भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये देश की जनता समझे। और ये मैं ये कहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, संविधान बन गया, तो पब्लिक लाइब्रेरीज क्यों नहीं खुल रही? गांव गांव पब्लिक लाइब्रेरीज क्यों नहीं हो रही? कितने टीचर्स को आपने देखा? मैं समाज से भी पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं साइंस पर चर्चा हो रही है गांव गांव? साइंस कथा कहो, मैथमेटिक्स कथा कहो, सामान्य विज्ञान की कथा कहो, ऐसी कथाएं कहो जिससे बच्चे IAS बने, PCS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्किटेक्ट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। क्यों नहीं ऐसी चीजें हो रही हैं? क्योंकि भारतीय जनता, पहले क्या होता था, पहले एक लड़का कोई IAS बनता था तो उस गांव में ललक बनती थी कि IAS बनना है, PCS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। अब नौकरियां ही नहीं आ रही हैं, वैकेंसी लीक हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। अब क्या बनना है? भागवत का वो बनना है, क्या नाम है, भागवत कथा का कथावाचक। वो छोटा सा लड़का वो कथावाचक बन के क्या बच्चों में जा रहा है संदेश? वो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभिनव अरोड़ा जो भी है, उसके माँ बाप इतने निकृष्ट हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और ये कहाँ मरा पड़ा है ये बाल आयोग? ये बाल आयोग कहाँ पर मरा पड़ा है कि जो बच्चों को अब वो प्रेरित क्या कर रहा है कि कथा वाचन करो? ठीक बात है, लेकिन आज एडवांस विश्व में युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान में हुआ, इजराइल अमेरिका और ईरान में हुआ, टेक्नोलॉजी वार है ना, यूक्रेन और रशिया में हो रहा है। अब वॉरफेयर जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, AI, इस पर कहीं है हमारा कहीं रिसर्च कहाँ है हमारा? चाइना रिसर्च पे रिसर्च करता जा रहा है, हमारा पड़ोसी होकर वो टेक्नोलॉजीज दे रहा है पाकिस्तान को और बाकी लोगों को। चलिए थोड़ा सा यहाँ तक हमारे राफेल पर जो सवाल उठा है कि उसका PL-150 को एक मिसाइल था, वो आके हिट किया हमारे किसी हवाई जहाज को। हमारे यहाँ आप ये बताओ पिछले 11 वर्षों में कितने रिसर्च हुए हैं? अब तो आप ही बता दो। नरेंद्र मोदी ने कितने रिसर्च वर्क करवाए? नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो फिलहाल वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के हैं। राजा बाबू, एक मैंने पिक्चर देखी राजा बाबू, उसमें वो था गोविंदा, वो कहीं साइंटिस्ट बन के फोटो खिंचवाता था, कहीं वो इंजीनियर बन के, कहीं डॉक्टर बन के, कहीं वकील बन के, वही करते हैं वो। इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्राइम मिनिस्टर चाहिए, इस देश को युवा प्रधानमंत्री चाहिए, इस देश को राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, इस देश को राजीव गांधी जैसी सोच का प्रधानमंत्री चाहिए, इस देश को विजनरी नेहरू जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, इस देश को लाल बहादुर शास्त्री जैसा विजनरी चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा विजनरी चाहिए, मनमोहन सिंह जैसा चाहिए।
इस देश को इस तरह का आदमी नहीं चाहिए जो पुरातनवंती व्यवस्था में ले जा रहा है। ठीक बात है। मैं आपके माध्यम से समाज से सवाल पूछना चाहता हूं कि कब आपके गांव में क्यों नहीं साइंस पर चर्चा हो रही है? साइंस कथा क्यों नहीं हो रही है? आज पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में सबसे कमजोर व्यक्ति बनता जा रहा है, उसकी पूछ कम होती जा रही है। ये जब से आरएसएस वाले आए ठीक हैं, बात है, ये लेकिन आरएसएस वाले अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं। इनको ना कुछ साइंस पता है, न इतिहास पता है, न ज्योग्राफी पता है, न भूगोल, कुछ नहीं मालूम। ठीक बात है, लेकिन आज जो है अमेरिका के आगे क्यों दब गया, नीचे डर गया नरेंद्र मोदी? कहाँ दब गए? क्यों? उन्होंने कर दिया, सरेंडर कर दिया। उन्होंने तो बताया 35 मिनट फोन पे बात हुई, बता दिया कि भाई सरेंडर कर दिया। एक फोन पे गुड़की। वहां इंदिरा गांधी जी 1971 के वार में पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका ने कहा हम 7वां बेड़ा भेजेंगे, उन्होंने कहा 70वां बेड़ा भेजेंगे, हम नहीं करने वाले। 2 देश बना दिया। यहाँ पर एक गुड़की आई बंद, सेना हमारी एडवांस सेना मार रही है। अच्छा, इसी से एक सवाल नहीं ठीक बात है, लेकिन इसी से एक सवाल है। लेकिन अगर कोई प्रबल जी, जब भी मोदी जी की आजकल खास तौर पे इंदिरा वर्सेस मोदी की बात बहुत होने लगी है, अब राहुल वर्सेस मोदी, और खास तौर पे कल के दिन तो पूरे दिन इंदिरा वर्सेस मोदी ही चला है। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं, आप लोग बार बार राहुल गांधी की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई में इंदिरा गांधी की विरासत को आगे लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी? ऐसा लगता है आपको? चल रहे हैं। एक कदम आगे चल रहे हैं। अच्छा, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, गरीब गुरबे की बात कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों में राहुल गांधी एडवांस चल रहे हैं। अच्छा, जब राहुल गांधी एडवांस चल रहे हैं, आप इसकी बात कर ही रहे हैं, एक सहयोगी हैं आपकी पार्टी के, अखिलेश यादव, कल से बहुत मुखर है वो कथावाचकों के साथ जो घटना हुई उस पर। कांग्रेस का रुख बहुत ज्यादा उस तरीके से अग्रेसिव इस मुद्दे पर अब तक दिखा नहीं। वो ठीक है, दिखना न दिखना बात अलग है, लेकिन हमने विरोध किया है। वो उन्होंने शायद सम्मानित किया है बुलाकर, ठीक है, उनका सम्मान किया है, वो अलग बात है, अच्छी बात है। लेकिन जो सोच इस समय चल रही है देश के अंदर, बड़ी घातक है। ये देश पाकिस्तान जैसे 1960 में था ना, मुल्लाकरण हो रहा था, वैसे ही इस देश का एक राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और उसको एक धर्म के आधार पर चलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये बात तो मैं भी अक्सर कहता हूँ दर्शकों से कि ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चलने लगे, उसी कट्टरता के एकदम पाकिस्तान की तरह कट्टर बनाने की कोशिश हो रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं आपके माध्यम से फिर से कहूंगा जनता से। मैं अभी हरियाणा के इलेक्शन के दौरान एक गांव में गया, अति पिछड़े लोग, समाज के लोगों के गांव में। मुझसे मिले सरकारी कर्मचारी लोग थे, स्कूल में टीचर थे, प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक टीचर थे। 12 लोग चुने गए, और वो 12 लोग लाइब्रेरी चलाते हैं। अच्छा। और कौन सी वैकेंसी निकली है उसकी जानकारी अपने गांव के बच्चों को देते हैं, तैयारी कराई जाती है। उनके कलम, किताब, कॉपी, जाने आने का खर्चा उनके परिवार के लोगों को नहीं, वह सारे समूह मिलकर करते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे समाज की जरूरत है, ऐसे गांव और ऐसे समाज की जरूरत है। ऐसे समाज और गांव की जरूरत नहीं है जो बस कथा कहवाए और, अरे भाई, और जाति पता चले तो फिर धर्म एक जो है मेरा निजी है, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, भगवान से मेरी आस्था है, मैं ईश्वर में लीन होता हूँ, 10 मिनट पूजा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। आपने कॉरिडोर का भी जिक्र किया था और कहा था जहां कॉरिडोर का जिक्र आता है, जितना कॉरिडोर बना है, काशी कॉरिडोर बन रहा है या वृंदावन कॉरिडोर, सब अडानी फडानी को देंगे। हाँ, वृंदावन कॉरिडोर में उन ऐतिहासिक धरोहरों पे जहां पे कभी कृष्ण खेला करते थे, ऐसी 29 गलियां हैं। हाँ, 29 गलियां हैं, उनमें से 9 गलियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें केसी घाट जैसी जगह भी शामिल है।
भाई मैं कह रहा हूँ हर उस जगह को ये तोड़ देंगे अडानी के लिए जहाँ पे अडानी की जमीन अडानी को ये दे दें। ये देखिए ना तो ये हिंदू के हैं, न ये मुसलमान के हैं, न सिख के, न ईसाई के हैं, न ये पिछड़े के हैं, न दलित के हैं, न आदिवासी के हैं, न अल्पसंख्यक के हैं, न किसी के हैं, न महिला के हैं। ये सिर्फ अडानी के हैं, अंबानी के हैं और कुछ विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं। नरेंद्र मोदी का यूएसएड से क्या संबंध है? और अन्ना आंदोलन को फूड फाउंडेशन ने फंड किया, वो फूड फाउंडेशन को पैसा कौन देता है? सीआईए देती है कि नहीं देती? अब सवाल ये। ठीक बात है। और इंदिरा जी के खिलाफ जो आपने इंदिरा जी की कल बात की, इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश बनाया तो अमेरिका बहुत नाराज हुआ। हेनरी किसिंजर ने कहा कि मैं भारत को 100 टुकड़ों में बांटूंगा, 100 बांग्लादेश बनाऊंगा। उसके बाद प्रीवी पक्ष में तमाम राजे रजवाड़े जिनका प्रीवी पक्ष खत्म किया गया, तमाम वह प्राइवेट बैंक्स जिनका निजी सरकारीकरण किया गया, वो सारे बैंकों के मालिक और राजा रजवाड़े इकट्ठे हो गए, असंगी इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने मिलकर इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ने की साजिश विदेशी एजेंसियों के आधार पर किया। देश को बांटने की कोशिश हुई। इंदिरा गांधी जी ने उसके खिलाफ इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी का मैं समर्थक तो नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा, कल आपके यहाँ से एक तर्क दिया गया और कई लोगों ने दिया आपके यहाँ से तर्क, कहा कि ठीक है इमरजेंसी लोकतांत्रिक नहीं थी लेकिन संवैधानिक थी। ये समझ से जरा परे लगा मुझे। तो नहीं थी, संविधान के अंतर्गत ही इमरजेंसी की गई थी, लेकिन इससे नफरत नहीं फैलाई जा रही थी। एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की कोशिश, और फिर दो साल बाद हटा दी तो दी गई। अब मोरारजी देसाई क्यों प्रधानमंत्री बने? और एक पत्रकार ने सीआईए का कहा कि सीआईए से इनके संबंध थे, फिर वहां क्यों नहीं मोरारजी देसाई हार गए? और मोरारजी देसाई वो व्यक्ति है जिसको भारतीय जनता पार्टी उनके मंत्रिमंडल में रहा। ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी उनके मंत्रिमंडल में थे। उन्होंने ही तो बताया था पाकिस्तान की जियाउल हक को कोहटा न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में। कोयटा में तुम बम बना रहे हो। कोयटा नहीं है, कोहटा है, वो कोहटा की पहाड़ी है। उसके बाद हमारे रॉकेट तमाम एजेंट मारे गए। सवाल बहुत है, अगर हम सवाल उठाना खड़ा कर दें तो भारतीय जनता पार्टी संघ वाले दंगे हो जाएंगे। तो नेहरू के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने वाले थे, आप लोगों ने कहाँ बनने वाले थे? हाँ, उसके बाद इंदिरा। अरे सुनिए, एक जे कुरन नाम का एक सीआईए का ऑपरेटिव गोवारकर के साथ 1949 से 1951 तक क्या कर रहा था नागपुर में बैठकर, उसने किताब लिखी है। जे स्मिथ नाम का एक ऑपरेटिव था यहाँ पर अमेरिका के दूतावास में, फिर वो रशिया यूएसएसआर चला गया। उसने लिखा कि भाई आई एम सीआईए एजेंट। उसने बताया कि जय कुरन जो है हमारा सीआईए का हेड था और वो वहां से ऑपरेट करता था। वो 2 वर्षों के पीरियड में वो नागपुर में क्या कर रहा था। और अभी कुछ दिनों पहले चाइना का एक डेलीगेशन नागपुर क्या करने गया था? हिंदी सीखने गया था। और पिछले 20 वर्षों से जो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है जिसमें राम माधव और नरेंद्र मोदी और बाकी सारे लोग गए चाइना, क्या करने गए? ये सवाल है। तो चाइनीज, जिसके कहने पर अग्निपथ योजना लाई गई, चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ तो कांग्रेस भी मिलती रही है, लेकिन इनकी तरह एक्सचेंज प्रोग्राम में हम जाकर देश के खिलाफ हम काम नहीं करते। तो इस बात की क्या सबूत है कि देश के खिलाफ काम हो रहा है? बहुत सारे सबूत अभी आ जाएंगे, अभी आएंगे, किताब लिखी जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। अब नरेंद्र मोदी जी दिन हटेंगे सत्ता से, सब आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी को किसने स्थापित किया। अच्छा, अब चलते चलते आखिरी सवाल यही है मेरा। आप लोग बार बार कहते हैं नरेंद्र मोदी जी हटेंगे तो सबूत आएंगे। नरेंद्र मोदी जी हटेंगे, कब हटेंगे? कैसे हटेंगे? जल्दी हटेंगे। जनता हटाएगी, कांग्रेस हटाएगी। जनता हटाएगी, कांग्रेस से जनता मिलकर हटाएगी। नहीं, ये जो आपने एक लाइन कही कि जनता हटाएगी, इंडिया अलायंस हटाएगी। चल ठीक है, मान लेते हैं इंडिया अलायंस के ही आपके साथी रहे, वो आजकल आपको बताते हैं कि आप भाजपा के लोग हैं। कौन कहता?
आप ही के साथ ही हैं, कौन? इंडिया अलायंस के साथ ही हैं। कौन? अभी थोड़ी देर पहले उनके आंदोलन का आपने जिक्र किया, फूड फाउंडेशन का आपने जिक्र किया। छोड़िए ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा मतलब अरविंद केजरीवाल जिक्र करने लायक नहीं है कांग्रेस के लिए। ऐसे लोगों का करता हाँ, लेकिन वो तो खूब कर रहे हैं जिक्र आपका। करते हैं, उनका विषय उस देश की जनता समय काल परिस्थिति उन्हें बता देगा वो क्या करते थे, क्या कर रहे। लेकिन इस बार उपचुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में भी जीतती है, गुजरात में भी जीतती है। ठीक है, वो हम अपना देखेंगे, हम अपने स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं कि हाँ गलतियां हुई, उसको सही करके हम आगे। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल, स्वयं निरीक्षण आप कर रहे हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं? वाकई में कांग्रेस की गलतियां कहाँ हो रही हैं? संगठन बनता है, फिर उसमें बवाल कटता है, फिर गुटबाजी दिखती है। ऐसा है, पार्टी छोटी तो है नहीं, बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी है। हाँ, तो पार्टी में होता रहता है। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ज्यादा डेमोक्रेसी है। ज्यादा डेमोक्रेसी इसी को अच्छा, कहते हैं। इसी को कहते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे इस तरह की चीजें होती है, हर आदमी को इंदिरा गांधी, सॉरी माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी द हिंदू में एक आर्टिकल लिखती हैं। उस आर्टिकल में वो इजराइल की निंदा करती हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से ये कहती हैं कि अभी भी वक्त है, आप कुछ कहिए ईरान के मसले पर। ईरान हमारा मित्र है, ईरान हमारा मित्र है, ईरान और भारत के पुरानी दोस्ती की सारी बातें करती हैं। ठीक है, सालों से आज से थोड़ी 2 दिन बीतता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री, कोई नेता, खुद प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किसी का कोई बयान नहीं आता। 2 दिन बीतते, आप ही के सांसद हैं, अंग्रेजी बड़ी अच्छी है उनकी, वो उसी द हिंदू में जाकर के एक लेख लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि वैश्विक मंचों पे हम गए तो हमको पता चला प्रधानमंत्री जी तो भारत के प्राइम एसेट हैं। तो एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से विदेश नीति का बेड़ा गर्क हुआ है, दूसरी तरफ आप ही के सांसद हैं। खड़गे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोगों के लिए देश इंपॉर्टेंट होता है, देश बड़ा होता है, कुछ लोगों के लिए देश से बड़ा मोदी होता है, बस इतना ही कहना। चलिए, अब वो जो सांसद महोदय थे उनका जिक्र हम नहीं करेंगे, अभी के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई, कथावाचकों के साथ जिस तरीके की घटना वहां घटी, उसको देखकर एक सवाल है, उस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। जिस देश ने संत रैदास और संत कबीर को संत कहा हो, क्या वहां पर सिर्फ जाति पूछकर कथावाचकों के साथ इस तरीके की घटना होनी चाहिए थी? और अगर हुई है तो जिम्मेदार कौन, जवाबदेही किसकी? अभी के लिए दीजिए इजाजत। द न्यूज लॉन्चर का रीजनल प्लेटफॉर्म देख रहे थे आप, इस प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।